Hello students, in this presentation we will discuss about the water resources. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि what are the water resources. सो इन दिस इंट्रोडक्शन, जैसा कि हमने अभी लास्ट प्रेजेंटेशन में भी पढ़ा था, जो वाटर है हमारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर क्या थी? हाइड्रोस्फीयर मतलब विच इज़ ऑल रिलेटेड अबाउट द वाटर रिसोर्सेज. तो जो भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है आपका वाटर. तो वाटर रिसोर्सेज यानी कि जो भी आपके हाइड्रोस्फीयर में प्रेजेंट हैं, जैसे आपके लेक्स हो गए या फिर रिवर्स हो गई या वेल्स हो गए, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके वाटर रिसोर्सेज के अंदर. तो जो वाटर है, वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स जो है वो उसको डेली अपनी डे टू डे लाइफ के लिए इसको यूज करते हैं. यानी कि जो वाटर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एबंडेंट एनिमल है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो अपनी डेली लाइफ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए वो सभी वाटर पर पूरी तरीके से डिपेंड हैं. ठीक है. इसके अलावा वाटर के कुछ और भी यूज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में. तो जो वाटर है वो डोमेस्टिकली भी यूज होता है, कमर्शियली भी यूज होता है, और बहुत सारी चीज़ों में वाटर का यूज होता है. इसके अलावा जो मेजर यूज है वाटर का वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इसका मेन रोल है. तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेस. So on the next slide we will discuss about the types of water resources. तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के वाटर रिसोर्सेज देखे हैं. फर्स्ट है हमारा सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज, सेकेंड पॉइंट इज सरफेस वाटर रिसोर्सेज, एंड थर्ड इज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. तो जो सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज है वो क्या है? दीज आर द रिसोर्सेज विच वन ऑफ द सॉल्टवेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में मतलब पूरी तरीके से प्रेजेंट है. जैसे जो आपके सीज हो गए या ओशियंस हो गए, ये सारे किससे कवर है? ये हमारे सॉल्ट वाटर से ही कवर है. ठीक है. एंड इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट ए ह्यूज रिजर्व ऑफ द सॉल्ट वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. यानी कि जो 75% ऑफ द अर्थ है दैट हैज बीन कवर्ड बाय द वाटर. और ये जो वाटर है ये कैसा है? हमारा सॉल्टी वाटर है. ठीक है. तो इनको ये कहलाते हैं हमारे सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल सीज एंड ओशियंस. राइट. नेक्स्ट इज सरफेस वाटर रिसोर्सेज. तो सरफेस वाटर रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं फॉर मेंटेनिंग वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी. यानी कि जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट में यूज कर रहे हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ अपने प्रोडक्शन पर्पस को इन्हांस करने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे वाटर को बोला गया है सरफेस वाटर resources. Okay. And third is ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. तो जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं ये बहुत सारे सेवरल काइंड्स ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को हमने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बोला है. तो ये किस किस के लिए हेल्पफुल हैं? जैसे ड्यू टू इट्स हाई फंक्शनैलिटी ह्यूमन बींग्स इनको यूज करते हैं. कहीं ना कहीं हम इनको जो हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल है, ग्राउंड वाटर को फर्टाइल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और इनको हम एज ए वाटर टेबल प्रेजेंट भी यूज करते हैं और ग्राउंड लेवल पर भी यूज करते हैं, या फिर जो डेली यूज के लिए हम पानी को यूज करते हैं उसको भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बोला गया है. ठीक है. तो यहाँ पे 3 टाइप के हमने देखे वाटर रिसोर्सेज: सॉल्ट वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. In this slide we will discuss about the यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. तो कहाँ कहाँ पर ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है सरफेस का या फिर ग्राउंड वाटर का. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कमर्शियल वाटर यूज. तो जो कमर्शियल वाटर यूज है वो कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज हो रहा है? जैसे आपके रेस्टोरेंट्स में हो रहा है, या ऑफिस बिल्डिंग्स में हो रहा है, होटल्स में हो रहा है, मिलिट्री में, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस में, या फिर अदर कमर्शियल फैसिलिटीज में. तो ऐसी जगह पर जो भी आपका वाटर का यूज हो रहा है उसको कमर्शियल वाटर यूज बोला गया है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक यूज.
तो डोमेस्टिक यूज के लिए जो भी डेली नेसेसिटीज हैं ऑफ द हाउस होल्ड कम्स अंडर द डोमेस्टिक यूज ऑफ द वाटर। जैसे हमने कुकिंग में यूज किया, ड्रिंकिंग में यूज किया, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज किया, ठीक है, बाथिंग में, वाटरिंग गार्डन्स में, लॉन्स में, या फिर फ्लशिंग टॉयलेट्स में। तो ये सारा जो यूज है वाटर का, ये आपका कहलाता है डोमेस्टिक यूज ऑफ द वाटर। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल वाटर यूज। तो जो भी इंडस्ट्री में वाटर यूज हो रहा है, लाइक जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, पेपर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, तो इन सारी जगहों पर इंडस्ट्रीज में जो भी वाटर यूज हो रहा है, दीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वाटर। फोर्थ पॉइंट इज इरिगेशन वाटर यूज। इरिगेशन यानी कि खेती। तो खेती में जहां भी पानी यूज होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, पास्चर्स में, फार्म्स में या ऑर्चिड्स में, ठीक है, इरिगेशंस में या रूट जोन में, कूलिंग हार्वेस्टिंग में, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे आपके एग्रीकल्चर से या फिर इरिगेशन से रिलेटेड हैं। तो इन सारे यूज ऑफ वाटर को बोला गया है इरिगेशन वाटर यूज। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लाइव स्टॉक वाटर यूज। तो ये जो वाटर है, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द स्टॉक ऑफ एनिमल्स, फिश फार्म्स, डेयरीज या फिर फीड लॉट्स एंड अदर नॉन फार्म रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसको लाइव स्टॉक वाटर यूज बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है माइनिंग वाटर यूज। तो माइनिंग करने के लिए जो भी हम वाटर को निकाल रहे हैं या जो भी वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं, माइनिंग यानी कि खनन। माइनिंग इज ऑल्सो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग कोल, लिक्विड्स या ओर्स। इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी हम पानी को निकालते हैं, उसको भी माइनिंग वाटर यूज कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक सप्लाई वाटर यूज। तो पब्लिक सप्लाई के लिए जो वाटर यूज हुआ है, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फॉर द प्राइवेट एंड पब्लिक वाटर सप्लाईज लाइक कंट्री एंड म्यूनिसिपल वाटर वर्क्स, ठीक है। तो पब्लिक सप्लाई के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो नगर पालिका निगम के जो बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जो हमें पानी की सप्लाई मिलती है, तो उनको बोला गया है यहाँ पे पब्लिक सप्लाई वाटर यूज, ठीक है। तो ये जो डिलीवर्ड है, इनका इंडस्ट्रीज में भी डिलीवर किया जाता है, कमर्शियली भी इस पानी को डिलीवर किया जाता है, या फिर पब्लिक वाटर सप्लाईज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये भी एक मेजर यूज है ग्राउंड वाटर का, एज इन पब्लिक सप्लाई वाटर यूज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मो इलेक्ट्रिक पावर यूज। तो जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर वाटर यूज है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो भी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उसको बोला गया है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर यूज, ठीक है। तो ये जो जनरेटेड है, ये किससे किया जाता है? फ्रॉम द हीट एंड कैन बी फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक जियोथर्मल, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूजन्स। तो न्यूक्लियर को फ्यूजन करके ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इनके भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पे जो पानी है वो बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसी पावर सप्लाई को या पावर को बनाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको थर्मो इलेक्ट्रिक पावर यूज बोला गया है, राइट। अब 9 पॉइंट है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी कि ये एक ऐसा एस्टीमेट है जो कि 60% लोड फैक्टर सारा का सारा इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर डिपेंड है। यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इंडिया है वो बहुत हाई है, एंड द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वेरी हाई। जो कि उस टाइम पर भी हाई था और धीरे धीरे बाद में इसको और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि अब हमारे देश में या दुनिया में ही आप कह लीजिए बिजली की खपत बहुत ज्यादा होने लगी है ना। हर सारे इंस्ट्रूमेंट, हर चीज तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की प्रोडक्शन के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत ज्यादा वाइड अमाउंट में पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
So in this slide we will discuss about the associated problems with the water resources. तो कुछ problems हैं जो कि water resources के साथ हमेशा बनी रहती हैं, जैसे आपकी floods हैं, floods यानी कि बाढ़ आना, water crisis यानी कि पानी की बहुत कमी हो जाना, और drought मतलब सूखा. तो इनके क्या क्या effects हैं वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे की slides में. ठीक है, तो ये कुछ water related problems थी, floods, water crisis and droughts. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लड्स की एंड इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड्स, यानी कि जो बाढ़ है तो बाढ़ क्या है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो फ्लड्स हैं यूजुअली floods occur due to the excess rainfall or melting of the snows or the glaciers. तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं जो कि आज गर्मी ज़्यादा पड़ने से या ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से जो पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स हमारे, उनसे क्या हो रहा है, जो वाटर का लेवल है, जो सीज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर फ्लड्स आ रही हैं. ठीक है, तो फ्लड्स क्या है, फ्लड्स अकर ड्यू टू द एक्सेसिव रेनफॉल. तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लॉस ऑफ द लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये हम इसके इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं. तो इफेक्ट्स में देखिए फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. तो जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा या तो लाइफ्स हैं, लोग मरते हैं, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाती है, बह जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनके मकान बह जाते हैं, रोड्स बह जाती हैं, बहुत सारे उनके प्रॉपर्टीज जो होती हैं घर के अंदर जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं वो सारे बह जाते हैं, खराब हो जाते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. सेकेंड इज लॉस ऑफ लिवलीहुड्स. तो जो ड्यू टू फ्लड्स हैं जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये क्या होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये कहीं ना कहीं सारा ही इफेक्ट होता है. हमारे नेटवर्क्स ठप हो जाते हैं, रेल्स हमारी डूब जाती हैं, रोड्स हमारी डूब जाती हैं. रेल्स मतलब जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी बात हो रही है, वो सब डैमेज हो जाती हैं. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरा लिवलीहुड जो है, जो पूरा ही संचार है, कम्युनिकेशंस है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. ठीक है, फ्लड्स में. तो थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज्ड परचेजिंग एंड प्रोडक्शन पावर. जो परचेजिंग पावर है या जो प्रोडक्शन पावर है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और वो कम हो जाती है. तो क्या होगा, जब बाढ़ आएंगी तो बाढ़ से जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर की कह लीजिए, या आप इलेक्ट्रिसिटी की कह लीजिए, या फिर अदर बेसिक नीड्स के जो आइटम्स हैं या जो फैसिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं सारी इससे इफेक्ट होती हैं. फोर्थ पॉइंट है हमारा मास माइग्रेशन. तो जो फ्लड्स हैं वो क्या करती हैं, मैसिव लॉस ऑफ द लिवलीहुड्स एंड सफरिंग फ्रॉम द सिटीजरी. और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे भी इकोनॉमी पर इफेक्ट करती हैं, यानी कि जो पीपल्स एक तरफ से दूसरी तरफ माइग्रेट करते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, जो जहां होता है वो वहीं पर फंस जाता है. ठीक है, तो मास माइग्रेशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइको सोशल इफेक्ट्स. तो जो फ्लड्स हैं इनका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी पर या सोशल इम्पैक्ट पर भी पड़ता है. जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स मतलब जो लोग इनसे प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली इसको लेकर टेंस्ड हो जाते हैं, या फिर उनकी रिकवरी देर से हो पाती है, या वो डेड हो जाते हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स डेड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं. तो जो साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों ही जो फ्लड्स हैं ये इनका इफेक्ट काफी देखा गया है एज एन ह्यूमन बींग्स. So in this slide we will discuss about the drought and the effects of drought. तो drought का मतलब है सूखा, यानी कि जो सूखा पड़ता है हम उसके बारे में यहाँ जानेंगे और क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं. तो जो drought है इज ए वेरी हार्मफुल नेचुरल हजार्ड. ये बहुत ही हार्मफुल नेचुरल हजार्ड माना गया है, जिसके की जो इफेक्ट्स हैं वो मतलब रीजन टू रीजन बहुत वेरी करते हैं, और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो जो ड्रॉट है मतलब ये किस वजह से होता है, या तो अगर रेनफॉल वहाँ प्रॉपर नहीं हुई है या वाटर का कुछ क्राइसिस आ गया है, जनरली तो लैक ऑफ द रेनफॉल ही रेनफॉल की ना होने की वजह से ही हमारा कुछ एरियाज में सूखा पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स हैं उसके. तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल इम्पैक्ट, सेकंड है हमारा इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एंड थर्ड इज सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट. राइट, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल इम्पैक्ट.
तो फिजिकली क्या होता है, जो सूखा है उससे मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल का वो डाउन हो जाता है, या जो सरफेस है या ग्राउंड वाटर लेवल है वो उससे लो हो जाएगा, ठीक है, या सॉइल का किसी भी तरीके से फट जाना, तो उसकी वजह से भी हम ड्रॉट को फेस कर सकते हैं, यानी कि ड्राइनेस, कुएं आपके सूख जाएंगे या रिवर्स में पानी कम रह जाएगा, तो इन सब की वजह से क्या होता है, फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ द ड्रॉट। सेकेंड पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर है और बेसिकली जो इंडिया में एग्रीकल्चर है वो कम्प्लीटली डिपेंड्स है हमारी रेनफॉल पे, ठीक है। तो जब रेनफॉल ही नहीं होगी या अगर सूखा पड़ जाएगा तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं होगा, प्रॉपर वाटरिंग नहीं होगी, तो प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं होगी, प्रॉपर क्रॉप्स हमारी जो फसलें हैं वो नहीं उग पाएंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं जो खेती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है हमारे किससे, सूखे से, सूखा पड़ जाने से। अब थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो अगर फिजिकल इम्पैक्ट भी हुआ या एग्रीकल्चर पर भी इम्पैक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं उससे जो हमारा सोशली है और जो इकोनॉमी है वो भी तो डाउन हो जाएगी, है ना। तो सोशली अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर द साइकोलॉजिकल इन दी साइक ऑफ द नेचर, यानी कि नेचर में ही जो है वो पूरी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जो फसलें होती हैं वो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और जिससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। तो अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे किसान हैं, जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे, और उससे कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है वो भी डाउन होती है। नाउ इन दी नेक्स्ट स्लाइड we will discuss about the conflicts and water crisis। तो conflicts मतलब issues, क्या क्या टकराव हैं वाटर के या वाटर से रिलेटेड जो भी हमारे नेशंस हैं या जो वर्ड्स हैं उनके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वाटर को लेकर, वो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो वाटर जो है वो हमेशा से एक मेजर इशू बना हुआ है इन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स और इन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज है वो कुछ कंट्रीज के तो आउटसाइड में मौजूद है ना, कुछ वो दूसरे कंट्रीज की आउटसाइड में है, कुछ दूसरे कंट्रीज के हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं वो आपस में वाटर को रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड क्या करते हैं, आपस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझाया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या क्या वाटर के क्राइसिस हैं, राइट। तो जो जैसे हमारे पाकिस्तान है या इंडिया है, तो इंडिया के आउटसाइड में कैसे, अगर हम 34% ऑफ द इंडिया वाटर एंड 76% ऑफ द पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज ओरिजिनेट आउटसाइड देयर नेशनल बाउंड्रीज। तो कहीं ना कहीं कुछ पानी के लिए तो पाकिस्तान हमेशा हमसे लड़ता आया है, और कुछ इंडिया का जो वाटर है वो पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपने वाटर के लिए डिपेंड है, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे 4 हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वाटर कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, राइट। तो इन द मिडल ईस्ट में क्या है, द 3 रिवर्स बेसिन्स हैं जिनके नाम है टिग्रीज, यूफ्रेट्स एंड जॉर्डन, ठीक, एंड दी नाइल। तो ये जो हमारी टिग्रीज यूफ्रेट्स में है, जॉर्डन एंड दी नाइल रिवर, तो इन्होंने वाटर रिसोर्स को मिडिल ईस्ट नेशंस ने आपस में शेयर किया हुआ है, और इसी के ऊपर ये आपस में इनके झगड़े हमेशा से चलते आ रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो चलते ही आ रहे हैं, राइट। अब सेकंड है हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये किस किस के बीच में है, ये ओल्ड एज से बहुत पहले से चलता आ रहा है, और दिस डिस्प्यूट इज इन बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, राइट। तो थर्ड है हमारा इंडस बेसिन। तो इंडस बेसिन जो है ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो इंडिया में 1960 में जो इंडिया और पाकिस्तान था तो उनका जो रिवर के बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे वो आए थे इंडस को लेकर, चेनाब नदी को लेकर और झेलम को लेकर, ठीक है। उसके अलावा बीस और सतलुज नदी भी इंडिया की ऐसी थी जिन पर पाकिस्तान और इंडिया के क्राइसिस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से चलते ही चले आ रहे हैं, राइट। उसके अलावा है फोर्थ हमारा सतलुज यमुना लिंक। ये भी एक कैनाल डिस्प्यूट है और ये है हमारा पंजाब और हरियाणा के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो हमारे इंडिया में या आउटसाइड ऑफ द इंडिया हमेशा से चलते आ रहे हैं, और ये हमेशा वाटर क्राइसिस को लेकर ही इन पर बात की जाती है, राइट।
Now in this slide we will discuss about the water conservation and management कि हमें water को कैसे conserve करना है, कैसे utilize करना है और कैसे उसको properly manage करना है. तो यहाँ पर हम 3 points हैं उन पर discuss करेंगे. First is rain water harvesting, second is agriculture and third is ponds. ठीक है. तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसमें क्या होता है कि हम पानी को कैसे, जो रेन वाटर है उसको कैसे हम अपनी हार्वेस्टिंग के लिए यूज करें या कैसे हम इसको स्टोर करके रखें जिसको कि हम फर्दर उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकें. तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन प्लेसेस लाइक रूफटॉप्स एंड आल्सो स्टोरिंग इट्स अंडरग्राउंड फॉर फ्यूचर कंजप्शंस. तो पहले ओल्ड टाइम्स पर क्या होता था पुराने ज़माने में, जैसे बावरीज होती थी तो उसमें क्या होता है हम पानी को स्टोर करके रखते थे. देखा होगा ना आपने, ऐसे जीने जीने टाइप स्टेयर्स टाइप से नीचे में एक वेल्स बने होते थे. तो उनमें क्या होता था, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होते थे. तो जिस टाइम बारिश होती थी उस टाइम पे वहाँ पे जो पानी है वो स्टोर कर लिया जाता था और एट द टाइम बीइंग उस पानी को यूटिलाइज किया जाता था. या फिर हम अपनी छत पर जो रूफ्स हैं वहाँ पर भी हम इस पानी को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. और जो रेन वाटर है ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है और इसको हम आज भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं. जैसे जो हमारे इन्वर्टर के बैटरीज होते हैं, आपने देखा होगा कई जगह पर कहा जाता है कि ये जो वाटर है ये काफ़ी शुद्ध माना जाता है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है. तो इसको हम उनमें यूज़ करते हैं. तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वाटर कंजर्वेशन का और उसके मैनेजमेंट का. ठीक. अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की. तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, द कंजर्वेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर इन एग्रीकल्चर. यानी कि ये जो पानी है हम वाटर को जो कंजर्व करके रख रहे हैं उसको हमें एग्रीकल्चर में कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है. राइट. तो जो फर्स्ट है वो हमारा टैंक सिस्टम है. तो जो टैंक सिस्टम है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग और मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. ठीक. तो इसमें क्या होता है, सिंपली हम टैंक्स बना देते हैं और उन टैंक्स में हम जो वाटर है उनको स्टोर करके रख लेते हैं और एट द टाइम बीइंग हम उस पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें हम रेन वाटर भी अपना कंजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है. तो आज भी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है. तो राजस्थान में पानी की बहुत अभी भी क्राइसिस रहता है. ठीक है. तो वहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी इस टाइप की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फॉर द वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन. नाउ थर्ड पॉइंट इज पॉन्ड्स. तो पॉन्ड्स में क्या होता है, ये स्मॉल रिजर्वॉयर्स हैं like ponds and these are not to be used for the purpose of dumping or sewage disposal. तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम सीवेज डिस्पोज कर रहे हैं या कुछ कूड़ा डाल रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा जो भी ऐसा कुछ गार्बेज है वो हम उसमें डंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो इन पॉन्ड्स में भी हम वाटर को कलेक्ट करके रख सकते हैं और एट द टाइम बीइंग ये वाटर को हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व करते हैं और मैनेज करते हैं. तो और ऐसा हमें करना भी चाहिए. ठीक. तो ये एनवायरमेंटल साइंसेस के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि हाउ टू कंट्रोल द वाटर और हाउ टू मैनेज द वाटर. ठीक है. तो इस स्लाइड में हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि क्या टाइप्स हैं, क्या इंट्रोडक्शन है, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, क्या उनके इफेक्ट्स हैं एंड हाउ टू कंजर्व एंड मैनेज द वाटर. सो दिस ऑल अबाउट द presentation and thank you for listening this presentation.